हेलो। हाँ हाँ, तो स्टूडेंट एक कनेक्शन की वजह से माइक थोड़ा सा बंद था, अभी अभी माइक स्टार्ट हुआ है, तो ज़रूर हम ये लेक्चर को रिपीट करेंगे, डबल से रिकॉल करूँगा मैं। तो आप लोग अब बोर्ड की तरफ देखें और अपना कंसंट्रेशन बनाए रखें। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ऑक्सिन ग्रोथ हार्मोन कंप्लीट किया था फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और एप्लीकेशन के साथ। आज हम सेकंड ग्रोथ हार्मोन स्टडी करने जा रहे हैं, दैट इज जिब्रेलिन। इस जिबरलिन को सबसे पहले जापानीज साइंटिस्ट क्यूरोसावा ने डिस्कवर किया था। एक मर्तबा की बात है कि जापान में राइस फील्ड थी, यानी चावल की खेती। राइस फील्ड को आप पैडी फील्ड भी कह सकते हैं। उस राइस फील्ड में कुछ प्लांट ऐसे थे जिनकी हाइट नॉर्मल प्लांट के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा इलोंगेट हो चुकी थी। फार्मर इस बात को लेकर परेशान थे। उन्होंने क्यूरोसावा साहब को अपनी फील्ड में यानी खेती में लेकर आए, उनसे शिकायत की कि सर ये प्लांट इनफाइनाइटली बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको प्रोडक्टिविटी नहीं मिल पा रही। क्यूरोसावा ने उन प्लांट्स को अपने लेबोरेटरी में लेकर गए जिनकी हाइट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी। चेक किया, तब क्यूरोसावा को पता चला कि जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी इलोंगेटेड प्लांट्स थे उनके रूट में एक फंगस इन्फेक्शन हो चुका था। क्यूरोसावा ने नॉर्मल प्लांट को कंपेयर किया तो नॉर्मल हाइटेड प्लांट को उस फंगस का इन्फेक्शन नहीं था। मतलब क्लियर है कि फंगस इज रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द हाइट ऑफ दैट पर्टिकुलर राइस प्लांट। अब क्यूरोसावा ने उस फंगस को, पहली बात तो ये कि जो प्लांट बहुत ही ज्यादा टॉल हो चुके थे उन टॉल प्लांट को डिसीज का नाम दे दिया गया फूलिश सीडलिंग। इट इज डिक्लेयर्ड एज अ डिसीज, ओके, एंड दैट फूलिश सीडलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड एज बकानी डिसीज। फंगस को रूट में से डिटैच किया गया, सेपरेट किया गया। क्यूरोसावा ने यह काम अपने दो साइंटिस्ट लोगों को दिया, एक का नाम था यबूता, दूसरे का नाम था सुमिकी। वो फंगस जो टॉल प्लांट के रूट के साथ एसोसिएटेड था, उस फंगस का नाम रखा गया जिबरेला फ्यूजिक्यूराई। तो बात एकदम सिंपल सी है कि राइस फील्ड में कुछ प्लांट टॉल हो चुके थे। क्यूरोसावा साहब उस राइस फील्ड में आए, उन्होंने टॉलर प्लांट को चेक किया, पता चला कि रूट के ऊपर फंगस इन्फेक्शन है। टॉलर प्लांट को डिसीज का नाम दिया गया फूलिश सीडलिंग और बकानी डिसीज। फंगस जो रूट में एसोसिएटेड था उसको नाम दिया गया जिबरेला फ्यूजिक्यूराई। फिर यह फंगस यबूता और सुमिकी दो साइंटिस्ट लोगों के हवाले कर दिया गया। उनको कहा गया कि आप इस फंगस में से वो केमिकल प्यूरिफाइड करके दीजिए जो टॉलनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यबूता और सुमिकी अपने काम में लग गए। उन्होंने जिबरेला फ्यूजिक्यूराई में से तकरीबन 100 और डिफरेंट ऑर्गेनिक केमिकल सेपरेट किए। एक एक केमिकल को नॉर्मल हाइटेड प्लांट पर अप्लाई किया गया, यह जांचने के लिए कि कौन सा केमिकल हाइट इंक्रीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। यबूता और सुमिकी को कामयाबी मिली। उनको 100 में से एक केमिकल ऐसा पाया गया जो हाइट बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल था। यबूता और सुमिकी ने उस ऑर्गेनिक केमिकल का नाम रख दिया जिबरलिक एसिड। फिर बहुत सारे साइंटिस्ट लोग इस फील्ड में कूद गए। किसी ने प्लांट में से जिबरलिक एसिड आइसोलेट किया तो किसी ने फंगस में से। प्लांट और फंजाई दोनों मिला करके आज 100 डिफरेंट जिबरलिक एसिड आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और उन जिबरलिक एसिड को एब्रीवेशन दिया जाता है GA, GA1, GA2, GA3, GA100 एंड सो ऑन। अब सवाल यह पैदा होता है कि सर 100 जिबरलिक एसिड है, सबसे पहले यबूता और सुमिकी ने कौन सा जिबरलिक एसिड आइसोलेट किया और प्यूरिफाई किया? तो वो जिबरलिक एसिड था बच्चों GA3। सो GA3 was the first जिबरलिक एसिड which was purified in crystalline form. ओके, तो यहां तक कि हम फर्स्ट स्लाइड पर आ गए थे। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट और फिजियोलॉजिकल रोल
ऑफ द जिबर्लिक एसिड, यानी जिबर्लिक एसिड प्लांट में रहने के बाद कौन से फंक्शन परफॉर्म करता है। चलिए ये रिपीटेशन में हमको एक बात और सीखने को मिल जाएगी कि जिबर्लिक एसिड प्लांट बॉडी में कहां पर सिंथेसाइज होता है, मींस लोकेशन। सो आई एम राइटिंग हियर द लोकेशन ऑफ सिंथेसिस ऑफ जिबर्लिक एसिड। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिबर्लिक एसिड इज सिंथेसाइजेस इन अपाइसेस ऑफ द प्लांट। अपेक्स का पिल्यूलर फॉर्म होता है अपाइसेस, रूट अपेक्स प्लस स्टेम अपेक्स, इन दोनों को मिलाकर के अपाइसेस नाम दिया, और इन दोनों पार्ट में जिबर्लिक एसिड का सिंथेसिस होता है। सेकेंड, जिबर्लिक एसिड आल्सो सिंथेसाइजेस इन द यंग लीव्स। जो लीफ बहुत छोटे छोटे होते हैं, अभी उनका मैच्योर होना बाकी है, उन स्मॉल साइज्ड लीफ में जिबर्लिक एसिड का सिंथेसिस होता है। नेक्स्ट, जिबर्लिक एसिड इज आल्सो प्रेजेंट इन द सीड्स, स्पेशली इन जर्मिनेटिंग सीड। तो आप ये लोकेशन ध्यान में रखिए, इट इज आल्सो प्रेजेंट इन द फ्रूट्स। जिबर्लिक एसिड कुछ फ्रूट्स के अंदर भी सिंथेसाइज होता है इन फ्रूट्स। नाउ वी आर फोकसिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द जिबर्लिन। फर्स्ट फिजियोलॉजिकल इफेक्ट इज स्टेम इलोंगेशन। जैसा कि हमने देखा कि जब जिबरेला फ्यूजिक्यूराई प्लांट के रूट के साथ एसोसिएटेड था राइस प्लांट के, तो उस राइस प्लांट की हाइट इंक्रीज हो चुकी थी। इसका मतलब यह है कि जिबर्लिक एसिड या जिबर्लिन प्लांट के हाइट बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और प्लांट मतलब स्टेम का हाइट कब बढ़ेगा, जब इंटरनोड इलोंगेट होगा। तो सपोज ये आपका स्टेम है, इसमें बहुत सारी नोड्स हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड इज कॉल्ड एज इंटरनोड। So gibberellic acid increase the length of internode so that nodes are moving away from each other, and ultimately the height of stem is increases. So this is first. And next physiological role is synthetic gibberellin. अब क्योंकि जिबरलिन प्लांट में नेचुरली भी सिंथेसाइज होता है, उसी को देखकर उसका केमिकल स्ट्रक्चर, केमिकल नेचर देखकर आर्टिफिशियल जिबरलिन लेबोरेटरी में बनाए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं। उन जिबरलिन को फ्रूट्स पे या प्लांट पर अप्लाई किया जाता है पर्टिकुलर टारगेट के लिए या पर्टिकुलर फंक्शन के लिए। जिबर्लिक एसिड जो सिंथेटिक है, आर्टिफिशियल है, उसको ग्रेप्स पर अप्लाई करते हैं ताकि ग्रेप्स का स्टॉक इंक्रीज हो सके। देखिए यहां पर कि यहां ग्रेप की लेंथ इंक्रीज नहीं हो रही है, ग्रेप के पीछे जो स्टॉक होता है सिर्फ उस स्टॉक की लेंथ इंक्रीज हो रही है, बिकॉज ग्रेप्स आर born in the bunch. When stock increases, then grapes get free from each other so that they can utilize more sunlight, more carbon dioxide, and synthesize more amount of nutrient and minerals which are present in the grapes. Second application, synthetic gibberellin is also applied on apples so that the length of apple is increases. आप मार्केट में देखते हैं कि कुछ एप्पल बिल्कुल ही स्फेरिकल शेप के होते हैं और कुछ एप्पल ऐसे होते हैं जिनकी लेंथ इलोंगेटेड होती है। इलोंगेटेड एप्पल का मार्केट वैल्यू ज्यादा है, किसान को, फार्मर को ज्यादा बेनिफिट मिलता है, और स्फेरिकल एप्पल का मार्केट वैल्यू थोड़ा सा कम होता है। किसान लोग अपने एप्पल को जिबर्लिक एसिड से ट्रीट करते हैं जब वो दरख्त पे लगा हुआ होता है उसी समय, ताकि उस एप्पल का लेंथ बढ़ सके, उसका अट्रैक्टिवनेस बढ़ सके, जिसकी वजह से मार्केट प्रॉफिट उस फार्मर को ज्यादा मिल पाए। नेक्स्ट एप्लीकेशन इन सीड जर्मिनेशन। सो जिबर्लिक एसिड हाउ सिंथेसाइज इन द प्लांट इज रिटन इन दिस पार्ट। इन प्लांट acetyl coenzyme A is already present, which get converted into organic chemical which is called as corine, and then corine is converted into gibberellin or gibberellic acid. In the germinating seed, this gibberellic acid activates alpha amylase enzyme, and you know that amylase enzyme act on starch which are present inside the cotyledons, and when amylase hydrolyze the starch, glucose unit gets separate from each other. Some glucose move towards the plumule
and some glucose move towards the radical. Pili mule extract energy from the glucose and radical also extract energy from glucose, so that the axis of seed elongate. It is called as seed germination. Okay, so this gibberellin play an important role in germination of seed. It is natural auxin, but artificial auxin or synthetic auxin is applied in the breeding industries. माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि जब बियर प्रोडक्शन होता है तो बार्ले ग्रेन्स का माल्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जो बार्ले के सीड्स होते हैं उनको जर्मिनेट करना, इसे कहते हैं माल्टिंग प्रोसेस। माल्टिंग प्रोसेस अगर जल्दी से नहीं हुई तो लोग क्या करते हैं कि उन बार्ले ग्रेन्स के ऊपर जिबरलिक एसिड का स्प्रे करते हैं। ड्यू टू स्प्रेइंग ऑफ जिबरलिक एसिड, grain get germinated and the process is called as malting. So this malting of seed is carried on in the brewing industries in which alcoholic beverages are produced. Next application is expansion of leaf. अगर किसी प्लांट के लीफ जल्द से जल्द मैच्योर नहीं होते हैं तो आप जिबरलिक एसिड अप्लाई करके लीफ का साइज रैपिडली इंक्रीज करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज बोल्टिंग। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछे जाने लायक है। देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका हाइट नेचुरली डॉर्फ होता है, स्टेम नेचुरली शॉर्ट रहेगा, भले ही लीफ उसके बड़े बड़े रहेंगे, तो दैट प्लांट लुक्स लाइक रोज, उसे कहते हैं रोजेट हैबिटेट, यानी रोज की तरह दिखने वाला प्लांट। फॉर एग्जाम्पल कैबेज एंड कैरेट। कैबेज में आप लोगों ने देखा होगा कि स्टेम बहुत थिक होता है लेकिन शॉर्ट होता है और लीफ एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाते हैं। तो इस रोजेट प्लांट पर अगर जिबरलिक एसिड हम लोग अप्लाई करते हैं, सो ड्यू टू एक्शन ऑफ जिबरलिक एसिड और जिबरलिन, height of cabbage and height of carrot increases. Due to increase in height, leaf get free from each other and leaf can acquire more carbon dioxide, more light, perform more amount of photosynthesis, and this large food material when synthesized in the leaf is accumulated in the carrot or in the cabbage. So this process of elongation in the stem of naturally dwarf plant is called as bolting. Okay, so all these are the physiological effect of gibberellin. One more physiological effect is given in your NCERT book, that is parthenocarpy. So there are some examples, there are some plants in which gibberellin produce the food without any fertilization. So fruit without fertilization is called as parthenocarpic fruit. ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड स्टडी करेंगे। तब तक के लिए आप जो मैं आपको पढ़ाया हूं उसकी नोट्स बनाइए, उसको एनसीईआरटी बुक में से पढ़िए, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच, गुड डे।